हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे नियोजन। नियोजन को पढ़ने से पहले हम दो चार बातें देखना चाहते हैं। नियोजन वास्तव में है क्या और नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। नियोजन एक प्रकार की प्लानिंग है, एक प्रकार का एडजस्टमेंट है, एक प्रकार का समायोजन है और ये फ्यूचर को देखकर कार्य किया जाता है। यानी कि आज ही हम सब कुछ समाप्त कर देंगे तो आने वाले समय में क्या बचेगा हमारे पास। जैसे हम एक उदाहरण सी की बात करते हैं। एक ऐड आता था पहले जिसमें एक पिता और पुत्र होते हैं जो कार में जा रहे होते हैं और रेड लाइट सिग्नल पर पिताजी ने कार का इंजन बंद नहीं किया। आप सब जानते हैं रेड लाइट सिग्नल 1 मिनट तक होता है, 60 सेकंड से लेकर 1 मिनट 30 सेकंड तक होता है। तो ये रेड लाइट सिग्नल लंबा था और पिताजी ने गाड़ी की चाबी को नहीं घुमाया और इंजन ऑफ नहीं हुआ, तो पेट्रोल जलता रहा। ऐसे में पुत्र कहता है कि पिताजी आने वाले समय में मुझे साइकिल की दुकान खोलनी है। तो पिताजी ने सवाल किया कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, आपको साइकिल की दुकान की क्या आवश्यकता है। तब पुत्र ने कहा, जिस प्रकार से आप पेट्रोल जला रहे हैं, जिस प्रकार से आप पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो गाड़ी चल नहीं रही, खड़ी है और आपने इंजन ऑन कर रखा है, तो इस हिसाब से पेट्रोल फ्यूचर में बचेगा ही नहीं। इसलिए मुझे मजबूरन क्या यूज करनी पड़ेगी, साइकिल यूज करनी पड़ेगी। यहाँ से ये बात स्पष्ट हो रही है कि हमने भविष्य के नियोजन को नहीं अपनाया, भविष्य की प्लानिंग को नहीं देख रहे हैं। और जब तक भविष्य की प्लानिंग को नहीं देखेंगे, भविष्य की कल्पना संभव नहीं है। जैसे भविष्य की सबसे बड़ी समस्याएं आएंगी पर्यावरण, पर्यावरण के संसाधन, जिसमें पानी है, सबसे इंपॉर्टेंट पानी है, शुद्ध हवा है, धरती है, रहेंगे कहाँ, ये भी एक बड़ा समस्या रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है, जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं आ रही है, ये समस्या सब निकल कर आने वाली है। तो नियोजन पढ़ने से पहले ये एग्जाम्पल जानना हमें जरूरी है कि नियोजन का संबंध किससे है, आने वाले भविष्य से है। हम क्या प्लानिंग करके चल रहे हैं, ये बात किस पर डिपेंड करेगी, नियोजन पर डिपेंड करेगी। यही नियोजन कहलाता है। अब सबसे पहला सवाल, भारत ने नियोजन क्यों अपनाया और नियोजन होता क्या है। भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947, जो एक दिन पहले की ही डेट है। 15 अगस्त, आज 17 अगस्त है, इससे 2 दिन पहले 15 अगस्त था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। आजादी के समय कैसी स्थिति थी भारत की, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अर्थव्यवस्था कितनी चरमराई हुई थी, शिक्षा का स्तर क्या था, रोजगार का स्तर क्या था, लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, एजुकेशनल के साथ साथ इंस्ट्रूमेंटल देखें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखें तो वो बिल्कुल ना के बराबर था। और अगर था भी तो वो अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों ने केवल और केवल भारत में शोषण की राजनीति की। भारत का क्या किया, केवल शोषण किया और उन्होंने केवल यहाँ से कमाने की बात उन्होंने की, यहाँ के विकास की बात नहीं की। भारत के विकास की बात किसने नहीं की, अंग्रेजों ने नहीं की। इतिहास में पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का विकास भी किया। ठीक है, वो विकास किया, लेकिन वो शोषण करने के लिए क्या था, जरूरी था, क्योंकि उसके बिना शोषण भी नहीं हो रहा था। यहाँ के संसाधनों को बढ़ाना उनकी मजबूरी थी और उसी मजबूरी के कारण उन्होंने क्या किया, विकास किया। बहुत सारी बिल्डिंगें बनाना, शिक्षा को जरूर देना, क्योंकि बाबूगिरी की शिक्षा थी और बाबू मिलेंगे नहीं तो काम कौन करेगा। बहुत सारी रेलवेज की लाइनें बिछाई गई ताकि संसाधनों को निकाला जा सके, धन को निकाला जा सके। तो ये मजबूरी में था, काम का काम करना ये जरूरी था। इसे हम विकास का नाम नहीं दे सकते। विकास वास्तव में होता क्या है, जो उद्देश्य भी इसका सही हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, पॉजिटिव इंटेंस हो, तब डेवलपमेंट किया जाए तो विकास कहलाएगा।
तो भारत जब आजाद हुआ तो भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम जहां चाहें जो चाहें कर सकते हैं। संसाधन सीमित हैं, आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इसीलिए एक प्लान होना बहुत जरूरी था, एक सिस्टमेटिक प्लान होना, एक सीधी दिशा में प्लान होना और एक व्यवस्थित प्लान होना बहुत जरूरी था। इसीलिए हमने क्या अपनाया, नियोजन अपनाया, ताकि एक लक्ष्य लेकर एक उचित दिशा में हम लोग क्या कर सकें, विकास कर सकें। हम जानते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यदि हम एक बिल्डिंग बनाएं, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में से यहां पर भी निर्माण कर दें, यहां भी निर्माण कर दें, यहां भी निर्माण कर दें, यहां भी निर्माण कर दें और यहां भी, तो कोई सा ही निर्माण नहीं होगा। फिर क्या होना चाहिए, पहले इसको एरिया को डेवलप करें, फिर इस एरिया को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ये कहलाता है सिस्टम। और सिस्टम से कार्य करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। नियोजन में आवश्यकताओं को पहले ध्यान में रखा जाता है कि आवश्यकता कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमें टीवी खरीदना है और स्कूल की फीस जमा करानी है, तो पहली प्रायोरिटी किसको होगी, स्कूल की फीस को पहली प्रायोरिटी होगी। हम बीमार हैं और हमें घूमने जाना है, तो हम पहले बीमारी का इलाज कराएंगे, बाद में घूमने जाएंगे। हमारे घर में खाना नहीं है और हमें मूवी देखने जाना है, तो हमें खाने की व्यवस्था पहले करनी होगी। पहली प्रायोरिटी किसे आए, तो प्रायोरिटी के सिद्धांत पर, प्रायोगिकता के सिद्धांत पर पहली उपयोगिता क्या है, उसके सिद्धांत पर हमने विकास को आगे बढ़ाया, उसे क्या कहलाया, नियोजन कहलाता है। परिभाषा भी हम देखेंगे, वहां से और क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय धरातल पर नियोजन के आगमन की। तो सबसे पहले आगमन हुआ 1928 में सोवियत संघ में। नियोजन का आगमन सबसे पहले कहां हुआ, सोवियत संघ में हुआ, 1928 में हुआ। और यहीं से ही इस नियोजन के मॉडल को पूरी दुनिया ने अपना लिया। इस मॉडल को यहां से देखकर ही पूरी दुनिया में अपना लिया गया। सवाल आता है, विश्व में सबसे पहले नियोजन कहां देखने को मिला, तो सोवियत संघ ने अपनाया था। कब अपनाया था, 1928 में अपना लिया था। इसके बाद यदि हम देखें तो भारत ने कब अपनाया, तो भारत ने अपनाया 1950, 15 मार्च 15 को 1950 में भारत ने अपनाया था। ये था योजना आयोग बनाकर, योजना आयोग बनाकर। ये वो डेट है जिस दिन भारत ने क्या अपनाया था, नियोजन अपनाया था। और नियोजन कब अपना लिया, 15 मार्च 1950 को अपनाया था। किसके माध्यम से, योजना आयोग के माध्यम से अपनाया था। योजना आयोग कैसा संगठन था, गैर संवैधानिक संगठन था। कैसा संगठन था, गैर संवैधानिक संगठन। अब ये संवैधानिक क्या होता है, गैर संवैधानिक क्या होता है, ऐसा संगठन जो संविधान के मूल ढांचे में बनने तक, लागू होने से पहले तक जो प्रावधान थे, यानी कि 26 जनवरी 1950 से जो जो चीजें पहले आ गई वो सब क्या कहलाएंगी, संवैधानिक कहलाएंगी। और 26 जनवरी यानी कि 27 जनवरी 1950 के बाद जो जो चीजें संविधान में आई वो सब क्या कहलाएंगी, गैर संवैधानिक कहलाएंगी। वास्तव में गैर संवैधानिक कोई शब्द होता ही नहीं है, लेकिन ये बस समझने के लिए है। गैर संवैधानिक का मतलब हुआ संविधान के विरुद्ध, जो हिंदी टर्म में हम जाएंगे तो सही चीज नहीं है। गैर संवैधानिक का मतलब ये हुआ कि मूल संविधान में बाद में जोड़ा गया। हम जानते हैं 15 मार्च बाद में आता है, 26 जनवरी पहले आता है, तो संविधान पहले ही बन चुका था। योजना आयोग बना बाद में, इसीलिए इसे कैसा संविधान आयोग कहते हैं, गैर संवैधानिक आयोग कहते हैं। फिर इसमें एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है, ये केवल और केवल सलाहकारी ही था। ये कैसा आयोग था, सलाहकारी आयोग ही था। केवल फोकट का ज्ञान बांट सकता है, केवल और केवल आर्थिक समीक्षा कर सकता है, सलाह दे सकता है। और इसकी सलाह को पूरा कौन करता था, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। अब यहाँ आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। योजना आयोग योजनाओं का निर्माण करता था, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था। ये खुद बना था 50 में, पहली पंचवर्षीय योजना
1 अप्रैल 51 को बनी थी और इसको अंतिम रूप देने का कार्य किसने किया? राष्ट्रीय विकास परिषद ने। बनाई किसने थी? योजना आयोग ने। सलाह कौन देता था? योजना आयोग। अंतिम निर्णय कौन लेता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यहां से अपने 2-3 बातें क्लियर हो गई। नियोजन 28 में आया, सोवियत संघ में आया, इस मॉडल को पूरी दुनिया ने अपनाया। भारत ने नियोजन कब अपनाया? 15 मार्च 1950 को। किसके माध्यम से अपनाया? योजना आयोग के माध्यम से। कैसा आयोग है? गैर संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? सलाहकारी आयोग है। क्या बनाता है? पंचवर्षीय योजना इसने बनाई। कब बनाई? 1951 से बनाई। पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी? 1951 में। एनडीसी कब बना? 52 में। ये कब बना? 50 में। और ये क्या देता है? सलाह देता है। हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय हम एक वित्तीय वर्ष में काउंट करते हैं। तो हमारे 5 वर्ष के लिए योजना बनाई गई, उसके लक्ष्य निर्धारित किए गए, उसमें कार्य कितना हो जाएगा ये देखा जाएगा और उसकी समीक्षा की बात भी कही गई। इसके बाद हम बात करते हैं नियोजन के अर्थ की, कि नियोजन है क्या चीज। सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया उचित कदम। समय निश्चित हो, लक्ष्य जन कल्याण हो, भविष्य को ध्यान में रखा जाए, नियोजन कहलाता है। नियोजन की परिभाषा क्या है? वास्तव में सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कार्य या कदम क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। लेकिन इसमें मैंने योजना आयोग की परिभाषा भी जोड़ दी है। योजना आयोग क्या कहता है? समय निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लक्ष्य ले लिया कि 50 सालों में हम कार्य करेंगे, तो वो कार्य होगा ही नहीं, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। उसके लिए निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। हमने कितने वर्ष रखी? 5 वर्ष का लक्ष्य रखा। उसमें टारगेट्स भी फिक्स रखे। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि को ध्यान में रखा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने विकास को ध्यान में रखा, डेवलपमेंट। तो सोच समझकर, ऐसे नहीं कि कोई भी लक्ष्य रख दिया पहले इसको रख लेंगे। पहले पूरी प्लानिंग होगी, पूरा बैकग्राउंड चेक होगा, हमें क्या आवश्यकता है, उसमें भी सबसे ज्यादा क्या जरूरी है जिसके बिना संभव हो ही नहीं सकता कुछ भी। तो सही दिशा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम कोई वे चुने ही नहीं, राइट वे डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि विकास सही दिशा वाला होना चाहिए। उठाया गया कदम, हम कदम उठाएं किसके लिए? सही दिशा में जाने के लिए। फिर उसके बाद क्या हो? कदम भी उचित होने चाहिए। तरीका कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। और समय भी कैसा होना चाहिए? निश्चित। ऐसा नहीं अनलिमिटेड समय की हम बात नहीं करेंगे। फिर लक्ष्य कैसा होना चाहिए? जनता के कल्याण का होना चाहिए। और ध्यान किसका रखना होगा? भविष्य का ध्यान रखना होगा। इसमें जितने उपलब्ध संसाधन हैं, तो उपलब्ध संसाधनों का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि संसाधन तो बढ़ाने ही नहीं ना। संसाधन जितने हैं उनका 100% यूज होना चाहिए। ये भी नियोजन का क्या है? टारगेट है कि जितना संसाधन आपके पास है उसी को काम में लेना है, उसी का ही उपयोग करना है। और उसमें से भी ध्यान किसका रखना है? भविष्य का भी ध्यान रखना है कि आगे भी हमें काम में लेने। ऐसे नहीं कि आज ही काम में लिया और सारा ही खत्म कर दिया। तो नियोजन की परिभाषा ये कहलाएगी। सिंपल परिभाषा क्या है? सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम क्या है? नियोजन कहलाता है। मेरी परिभाषा क्या है? भविष्य को ध्यान में रखकर सोच समझकर उठाया गया, भविष्य को ध्यान में रखकर सोच समझकर 100% संसाधनों का उपयोग करते हुए उठाया गया कदम विकास का क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। 3 चीजें इसमें आनी चाहिए। सोच समझकर 100% संसाधन और भविष्य को ध्यान में रखा जाए तो ये नियोजन की बेस्ट परिभाषा कहलाएगी। योजना आयोग क्या कहते हैं?
योजनाएं कहते हैं समय निश्चित होना चाहिए, भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और संसाधनों का 100% उपयोग होना चाहिए, नियोजन कहलाता है। तो यहाँ पर 3 परिभाषा हो गई। पहली परिभाषा साधारण परिभाषा, जिसमें कहा गया सोच समझकर संसाधनों का इस्तेमाल, सोच समझकर सही दिशा में यदि हम विकास करते हैं तो क्या कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा, उचित दिशा में। फिर क्या दूसरी परिभाषा योजना आयोग की, इसमें क्या क्या है, समय निश्चित होगा, भविष्य होगा, 100% संसाधन होंगे और सही तरीके से विकास होगा, तो क्या किसकी परिभाषा हो जाएगी, नियोजन की। अपनी परिभाषा क्या है, संसाधनों का 100% उपयोग हो, भविष्य को ध्यान में रखा जाए, समय निश्चित हो और उचित मात्रा में क्या हो, कार्य हो, तो क्या कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा। सारी परिभाषाएं सही हैं, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नियोजन पर टिप्पणी आती है, 2 नंबर का सवाल या 4 नंबर का सवाल यहाँ से सीधा बनता है। 2 नंबर का पूछेगा तो नियोजन का अर्थ पूछेगा, 4 नंबर का पूछेगा तो आपसे टिप्पणी पूछेगा। नियोजन पर टिप्पणी लिखें तो नियोजन सबसे पहले कहाँ आया, 1928 में। भारत में कब आया, 15 मार्च 1950 को। किसके माध्यम से, योजना आयोग के माध्यम से। क्या क्या है, सोच समझकर सही दिशा में क्या उठाया जाए, कदम उठाया जाए, उचित कदम हो, समय निश्चित हो, लक्ष्य जन कल्याणकारी हो, भविष्य को क्या रखा जाए ध्यान में, संसाधनों का यूज कैसा हो, 100% होना चाहिए। क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। इसके बाद है ये पुस्तक आपको ध्यान में रखनी है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और ये पुस्तक है एम विश्वेश्वरैया की, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें नियोजन के बारे में इन्होंने बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अपने एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इकोनॉमिक्स के एग्जाम में आई थी, 12th इकोनॉमिक्स में सवाल आया था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है, तो किसकी है, एम विश्वेश्वरैया साहब की है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है अपने को, 1928 में ही 1944 में बॉम्बे प्लान आया था, और ये बॉम्बे प्लान का सवाल अजमेर बोर्ड ने पूछा है कि बॉम्बे प्लान क्या था। ये बॉम्बे प्लान ऐसा लगता है जैसे आउट ऑफ सिलेबस मामला हो, कभी सुना नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की टर्म है, दोनों के दोनों ही। बॉम्बे प्लान का मतलब था भारत के जितने भी उद्योगपति थे इन सब ने 1944 में बॉम्बे में एकत्रित हुए और आर्थिक डेवलपमेंट के, आर्थिक विकास के लिए योजना बनाई और सरकार को सौंप दी। क्या बनाया, प्लान बनाया। कब बनाया, 1944 में। कहाँ बनाया, बॉम्बे में बनाया। किसने बनाया, भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बनाया। इसे ही हम क्या कहते हैं, बॉम्बे प्लान कहते हैं। योजनाएं बहुत सारी हैं, डेवलपमेंट की योजनाएं भारत में बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन जो फेमस प्लान है उनकी बात हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं। इसमें सबसे फेमस प्लान है योजना आयोग, जो हम बात कर चुके हैं। 15 मार्च 1950 को बना। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर इसके सदस्य होते हैं, और आगे हम इसको डिटेल से स्ट्रक्चर के रूप में पढ़ेंगे। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है, एम विश्वेश्वरैया की, जो किससे संबंधित है, नियोजन, डेवलपमेंट से संबंधित है। फिर 1944 में कौन सा प्लान आया था, बॉम्बे प्लान आया था। किन्होंने दिया था, भारत के बड़े उद्योगपतियों ने दिया था। किसके संबंधित था, आर्थिक विकास की योजनाओं से संबंधित था, कि आर्थिक विकास भारत में कैसे संभव हो सकता है। इसमें आगे देखें तो 1934 में ये किताब लिखी गई थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें गांधी जी की आर्थिक योजना भी हम पढ़ चुके थे। गांधी जी ने भी बहुत सारी योजना दी। गांधी जी की आर्थिक योजना इससे ठीक पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ी थी, गांधी के आर्थिक विचार, ट्रस्टीशिप का विकास,
विचार था, गांधी के आर्थिक विचार थे, ग्रामों को डेवलप करने की थी, कुटीर उद्योगों की बात उन्होंने की और बहुत सारे ऐसे साधन बताए, बहुत सारे संसाधन उन्होंने बताए जिससे क्या लाया जा सकता है, नियोजन। हम जानते हैं गांधी जी हमेशा बड़े उद्योगों के और यंत्रों के क्या रहे, विरोध में रहे, लेकिन लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि बड़े उद्योग यदि सही हैं और विकास का या नियोजन का माध्यम सही है या उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो शहरीकरण भी अपना लेना चाहिए, उससे कोई परहेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब पता लगा हमें कि उसके बिना विकास संभव हो ही नहीं सकता तो उसे अपनाने में हमें हर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये पुस्तक याद रखना 1934 में बनी, एम विश्वेश्वरैया ने लिखी। फिर उसके बाद जेपी की सर्वोदय योजना भी है, जयप्रकाश नारायण ने 50 में सर्वोदय योजना दी थी, ये भी याद रखने लायक है। जेपी कौन है? जेपी वही है जिन्होंने समग्र क्रांति चलाई थी, ये भी याद रखना है। ये समग्र क्रांति कब आई थी? 1975 में आई थी। कब आई थी? 24 जून को। और इसके बाद ही हमारे यहाँ आपातकाल लगा था। जयप्रकाश नारायण इनका पूरा नाम था। इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध इन्होंने आपातकाल की व्यवस्था, इन्होंने ही, इनके कारण ही ऐसा माना जाता है कि हुई थी। ये समग्र क्रांति को हम संपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। इसी क्रांति को क्या कहते हैं? संपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। ये अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी अपने को ध्यान में रखना है। बहुत बार ऐसा सवाल आता है कंपटीशन में, समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन है? तो जयप्रकाश नारायण ही हैं। जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित थे? तो ये मुख्य रूप से विकास के समानता की बात ये करते थे, गरीब तबके की बात इन्होंने की थी, डेवलपमेंट एवरी एरिया, एवरी कास्ट, एवरी फील्ड, इसकी बात इन्होंने कही थी कि सबका विकास समग्र रूप से होना चाहिए। तो संपूर्ण क्रांति की बात कही इन्होंने, कहा सब इलाकों में हर जगह क्रांति होनी चाहिए और विकास बहुत जबरदस्त तरीके से आना चाहिए। इंदिरा गांधी की दमनकारी नीतियों के कारण ये आ गए। दिल्ली में इन्होंने क्रांति की, दिल्ली में सारे विपक्षियों को एकजुट किया। उस जमाने में भी देखें तो विपक्ष की पार्टियां बहुत ज्यादा थी और कांग्रेस एकजुट थी। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टियां थी, छोटी छोटी विपक्षीय पार्टियां थी, इन सबको इन्होंने मिलाया और संसद का घेराव दिल्ली में इन्होंने कर लिया। 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी को लगने लगा कि हमारी सरकार गिरने वाली है। ऐसे में घबरा कर इंदिरा गांधी ने मध्य रात्रि में, ये डेट आपको याद रखनी है, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसे बीजेपी ने काला अध्याय भी कहा है। आज अगर आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि लोकतंत्र बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, क्या नहीं। इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर एक सबसे बड़ा घटनाक्रम किया कि अपने कैबिनेट मंत्रियों तक को पता नहीं था कि क्या होने वाला है, और सुबह जब वो उठे तो रात को 12 बजे ही फखरुद्दीन अली अहमद, ये भारत के राष्ट्रपति थे, इनसे हस्ताक्षर करवाए और मध्य रात्रि 12 बजे ही पूरा देश जब सो रहा था, आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर इन्होंने करवा लिए इंदिरा गांधी जी ने, और मध्य रात्रि को ही आपातकाल घोषित हो गया। ऐसी स्थिति में ये उनके कैबिनेट मंत्रियों को और सरकार के अन्य किसी सदस्य को पता ही नहीं था कि आपातकाल लगाया जा चुका है। बाद में जाके जब मॉर्निंग में ये सब पता लगा, प्रेस पर प्रतिबंधित लगा दिया गया, बहुत सारे घटनाक्रम इसमें हुए। अपने को 2-3 बातें याद रखनी है। आपातकाल कब लगाया गया था? 25 जून 1975 को। जेपी किससे संबंधित है? समग्र क्रांति से, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति भी जिसका नाम है। आपातकाल कब लगा? 25 जून 75 को। किसने लगाया था? इंदिरा गांधी जी की सरकार ने लगाया था। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे।